दिस इज द फॉर्मूला फॉर यूरिया, ठीक है। C double bond Okay, O. sir. This is the carbonyl group and this is amino group. And when these groups together, they form amide. When these two groups combine together, they form amide. तो यूरिया के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप है ना, दैट इज एमाइड। ठीक है, दो ग्रुप्स हैं इसके अंदर, एक होता है एमाइन NH2, आपको पढ़ाया ना कि मेरे ख्याल में है आपके कोर्स में। दिस इज एमाइन। Yes, sir. और ये तो पढ़ाया था ना एल्डिहाइड्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। दिस इज कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप। But when these two are combined together, they form amide. So urea belongs to a class of organic compound that is amide. As the world population has increased, the demand for food has increased. Population ज़्यादा हो रही है तो obviously there will be more demand for the food in the world. The world population was 3.5 billion in 1965. अब 1965 population check करें, 3.5 billion. By 2050 it will reach up to 10 billion. तो देखें 100 years, तकरीबन 100 years में जो population है that would be about 10 billions. Many people today are hungry and are more are undernourished. ठीक है, कहते हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुराक नहीं मिल रहा, they are hungry, और some are undernourished. Crops take nutrients from the soil and these must be replaced before the next crop is sown. अब जो क्रॉप्स है अगर उनकी ग्रोथ हो रही है तो वो किस वजह से है? बिकॉज दे यूज टू टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द क्रॉप्स या प्लांट्स। तो अब जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, और उसमें होता ये है कि जब आप एक उससे क्रॉप हटा लेते हो, मतलब एक दफ़ा कोई चीज़ आप उगाते हो, उसको काट देते हो, उसके बाद आपको दोबारा से उसको रिप्लेस करना होता है। अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे, वो न्यूट्रिएंट्स जो है उसको नहीं मिलेंगे क्रॉप्स को, तो क्रॉप्स सॉइल फर्टाइल नहीं होगा, और सॉइल की फर्टिलिटी नहीं होगी तो आपके पास क्रॉप्स जो हैं वो लेस अमाउंट में ग्रो होंगे। Fertilizers are the compounds which are put in the soil to provide elements essential for plant life. So ऐसे elements that is required or that is essential for the proper growth of a plant need to be replaced, and that should be done with the help of the fertilizers. They are added to the soil to make up the deficiency caused by the previous crops. तो अब हम करते क्या हैं कि जब एक दिस इज अ फील्ड, इसके अंदर हम राइस उगा लेते हैं। ठीक है, एक साल में एक दफ़ा हम इसमें राइस उगाते हैं, फिर हम इसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्ट करने के बाद हम वी हैव टू पुट fertilizer into this soil. In the next year we can again grow rice on these fields. तो उसकी वजह क्या होगी कि by the addition of fertilizers जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे जो कि ख़त्म हो गए होंगे या जो प्रीवियस क्रॉप्स खा गए होंगे, पी गए होंगे, एब्जॉर्ब कर गए होंगे, वो दोबारा से क्या हो जाएंगे, सॉइल के अंदर आ जाएंगे। वो सब किस वजह से? फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। कहता है फर्टिलाइजर्स जो है इनकी दो कैटेगरीज होती हैं, एक है नेचुरल, दूसरी आपके पास है सिंथेटिक। नेचुरल मीन्स जो कि नेचर में पाई जाती है, और सिंथेटिक मीन्स दैट आर सिंथेसाइज्ड, दैट आर प्रोड्यूस्ड in the industries. So we have the first natural fertilizer are manures derived from animals and human waste. तो अब नेचुरल फर्टिलाइजर्स हमारे पास कहाँ से आते हैं? दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट। ठीक है, दीज आर द नेचुरल फर्टिलाइजर which when they are added into the soil, they has the ability to increase the fertility. They contain various amount of elements which are required for the proper growth of the plants या crops. सेकेंड इज सिंथेटिक फर्टिलाइजर। सिंथेटिक मीन्स जैसे आपको मैंने बताया कि दे आर मैन्युफैक्चर्ड और दे आर सिंथेसाइज्ड इन द इंडस्ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। यूरिया, ammonium sulfate, ammonium phosphate, super phosphate, and diammonium phosphate. These all are the example of synthetic fertilizers. Urea is one of the widely used fertilizer because of the following क्वालिटीज। आप इनके अंदर ये जो है ना, आपको जितने भी नजर आ रहे हैं, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट,
और डायमोनियम फॉस्फेट, इसमें सबसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाला है दैट इज़ द यूरिया। और इसकी बेसिक जो रीज़न है वो क्या है? द फर्स्ट वन इज परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज द हाईएस्ट अमंग द सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं इन सब के अंदर नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। The first point is percentage of nitrogen is the highest among all the synthetic nitrogen fertilizers. So here we have the different types of synthetic nitrogenous fertilizer which include urea, ammonium sulfate and so on. These all contain nitrogen atom. याद रखेंगे इन सब के अंदर क्या है, नाइट्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट है। But the percentage of nitrogen in urea is the highest. It contains 46% नाइट्रोजन एटम। ठीक है, यूरिया के अंदर 46% क्या होता है, नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है। इट डज नॉट अफेक्ट द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। अब अगर आप इसको ऐड कर देते हो, वंस यू ऐड दिस यूरिया into the soil, it does not have the ability to affect the texture of the soil. टेक्सचर वही की वही रहेगा। Number three, in the soil, it hydrolyzes quickly to ammonium carbamide, which eventually changes into the ammonia, which decomposes to nitrogen and hydrogen. कहता है कि जब आप इसको ऐड कर देते हो विद इन द सॉइल, ठीक है, आपके पास सॉइल है, आपने उसके अंदर क्या ऐड किया, यूरिया ऐड किया। अब सॉइल के अंदर क्या मिलेगा इसको, वाटर मिलेगा। अब वाटर क्या करेगा, इसकी हाइड्रोलाइसिस कर लेगा। क्या करेगा, hydrolysis. And what do you mean by hydrolysis? Hydro means water and lysis means breakage. So once you add this urea into the soil, there would be the presence of water, and when water reacts with this urea, it would be hydrolyzed. And after hydrolysis, this urea would be converted into ammonium carbamide. और अमोनियम कार्बामाइड जो है, इट हैज द एबिलिटी टू चेंज इनटू अमोनिया, और अमोनिया क्या करेगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इसको आप ऐसे भी सीख सकते हो कि सबसे पहले आपने क्या करना है, यूरिया लेना है, उसके बाद आपने क्या करनी है, उसकी हाइड्रोलाइसिस कर देनी है विद इन द soil in the presence of water. It would be converted into ammonium carbamide. Ammonium carbamide would be quickly changed into the ammonia, और ammonia जो है, it would be transformed into nitrogen and hydrogen. Urea hydrolysis within the soil in the presence of water, it would be converted into ammonium carbamide. Ammonium carbamide will be quickly break into the ammonia, and ammonia will be converted into nitrogen and hydrogen. नाइट्रोजन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, प्रोटीन्स किस चीज से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन्स अमीनो एसिड्स। हाँ, और अमीनो एसिड्स के अंदर जो मेन पार्ट है वो कौन सा होता है, मेन जो एटम होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन एटम। स्ट्रक्चर याद है अमीनो एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप। तो इसके अंदर नाइट्रोजन जो है वो, दिस इज द मेन पार्ट, दिस इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द स्टेम एंड लीव्स ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ प्लांट डेवलपमेंट। ठीक है, अब अगर प्लांट है वो अर्ली स्टेजेस में है, उसकी लीव्स निकलेंगी, उसकी स्टेम निकलेंगी, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए वी नीड टू हैव द नाइट्रोजन एटम। It imparts green color to the leaves and increases the yields and quantity of a crop. अब इसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये जो ग्रीन कलर है प्लांट का वो किस वजह से है, दैट इज बिकॉज ऑफ द नाइट्रोजन। और उसकी वजह से और उसके साथ साथ ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वालिटी होती है, सॉरी, उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, जो क्रॉप की क्वालिटी होती है उसको ये इंक्रीज करता है। Here we have the raw materials। अच्छा जी, रॉ मटेरियल मींस रिएक्टेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे in order to make or synthesize the urea. So the raw material for the manufacturing of urea are, the first one is ammonia and the second one is carbon dioxide. तो अगर आपको यूरिया की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, so you would require ammonia and carbon dioxide. Manufacturing of urea consists of the following steps. Step number 1, reaction between ammonia and carbon dioxide to form ammonium carbamide. ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक अमोनिया
and you have to react it with carbon dioxide, it would be converted into ammonium carbamide, जो कि आपके पास यहाँ पे इसका केमिकल फार्मूला भी लिखा है और इसका नेम जो है वो दैट इज अमोनियम कार्बामाइड। सेकेंड स्टेप में डिस्टिलेशन ऑफ अमोनियम कार्बामाइड। तो यूरिया जो है इसकी आपने डिस्टिलेशन कर देनी है और यहाँ से वाटर जो है वो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, वाटर क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा, आपने इसको हीट कर देना है। आपने क्या करना है, इसको हीट कर देना है। जैसे आप हीट करोगे तो वाटर जो वेपर्स होंगे वो यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएंगे, पीछे आपके पास क्या रह जाएगा, यूरिया। दिस इज द यूरिया। स्टेज नंबर सी या थर्ड स्टेप, एवापोरेशन ऑफ लिक्विड यूरिया एंड इट्स ग्रेनुलेशन। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो आपके पास यूरिया आ गया है इसको आपने एवापोरेट करना है। ठीक है, एवापोरेट करने के बाद इसकी छोटी छोटी इस तरह की वो बनानी है, ग्रेन्यूल्स बनाने। ग्रेन्यूल्स मीन्स छोटे छोटे, मैं आपको क्या एग्जांपल दूं, बिल्कुल छोटे छोटे जो लाइक वो नहीं होती, उस दिन क्या पढ़ा था, ग्रेवल, ग्रेवल, बजरी, यस सर। बजरी होती है ना, उसकी तरह छोटे छोटे उसके वो बना लेते हैं गोल गोल। So this is the third step. The urea solution is concentrated in a vacuum evaporator, which is then rapidly cooled and sent to the prelling tower. Urea prels thus produced are packed and then marked. तो अब कहता है कि यूरिया सोल्यूशन जो है मतलब यूरिया सोल्यूशन यहाँ से आपके पास सिंथेसिस हो रही है, उसको आपने क्या करना है, वैक्यूम एवापोरेटर के अंदर आपने इसको ले आना है और उसके बाद आपने इसको कूल कर देना है। जो सोल्यूशन है उसको आपने कूल कर देना है और कूल करने के बाद एक और टावर होता है दैट इज नॉन एज प्रिलिंग टावर। अब प्रिलिंग टावर में इसकी छोटी छोटी प्रिल्स बना जाती है, ये ग्रेनुलेशन है इसको प्रिल्स कहते हैं, छोटे छोटे इसके वो बन जाते हैं ना, दीज आर द प्रिल्स। यूरिया प्रिल्स दिस प्रोड्यूस्ड आर पैक्ड एंड देन मार्केटेड, मीन्स कि उसके छोटे छोटे जो ये प्रिल्स बन जाते हैं उसकी पैकिंग हो जाती है, पैकिंग करने के बाद उसको बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने वेरियस फॉस्फेट्स दिए थे, एक एमोनियम सल्फेट है, एक नाइट्रेट है, एक यूरिया है। तो अब इसका फार्मूला भी ये देखें, आप यहाँ पे देख सकते हो इनके ये एमोनियम सल्फेट का इसके फार्मूला लिखा हुआ है, ये एमोनियम नाइट्रेट है और ये यहाँ पे यूरिया, तो इसने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते। कार्बन 12 होता है और ऑक्सीजन 16 होता है, इन सबको आप ऐड अप कर दो, लेकिन नाइट्रोजन ट्वाइस है तो आपने नाइट्रोजन का 14 + 14 28 कर लेना है, ऑक्सीजन 16 हो जाएगा, कार्बन तो एक ही है, नाइट्रोजन 4 है, इन सबको जब ऐड अप करोगे ना यू विल गेट 60। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है दैट इज 46.6%, ये आप निकाल सकते हो इसमें से, दैट विल बी 28 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही होगा। यस सर। मेरी मैथ्स थोड़ी सी कमजोर है। सो ये हो जाएगा 2 3 6 2 5 10, और आई डोंट नो फिर कैसे करेंगे इसको। 28 मल्टीप्लाई बाय 5 से क्या आता है, 5 8 ज़र 5 2 ज़र 10, 140 सर। हाँ 140 डिवाइड बाय 3, अबाउट 3 4 12, 2 into 0 3 6 18 46.666 सर। 2 और 0, हाँ तो वो बस ठीक है 46 आ गया। तो इसी तरह आप ये बाकी भी देख सकते हो, इसमें से हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है, नाइट्रोजन। केस ऑफ इन यूरिया देयर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, और दैट इज द बेसिक रीजन कि नाइट्रोजन जो है इसको यूरिया जो है उसको ज्यादा यूज किया जाता है। और ये एक दफा एमसीक्यू में आ चुका हुआ है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एटम इन द यूरिया। तो ये इसका छोटा सा एक मेथड है। ठीक है, यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले किसको रिएक्ट करना है आपस में, इमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन चैम्बर के अंदर इसको ले जाएं और उसके बाद आप इसको क्या कर दें, स्टीम प्रोवाइड कर दें इन द डिस्टिलेशन यूनिट। जैसे आप इसको स्टीम प्रोवाइड करोगे इससे जो वाटर वेपर्स होंगे वो बाहर निकल जाएंगे, उससे आगे आपने इसको ले आना है एवापोरेटर के अंदर, एवापोरेटर के बाद इसको आपने प्रिलिंग टावर के अंदर ले आना है। अब ये जो ग्रेन्युलर है इसको प्रिलिंग टावर भी कहते हैं। उसके बाद आपने इसकी स्टोरेज कर देनी है, स्टोरेज करने के बाद क्या करेंगे, इसकी पैकेजिंग और फिर इसको मार्केट के अंदर सेल करेंगे।